प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा स्नेह वंदन। आज की कक्षा में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए साहित्य का कक्षा 7 का पाठ 6 नीलू। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ को बहुत ही खूबसूरती से लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। बच्चों, एक बात मैं आपको बताती हूँ कि महादेवी वर्मा जी को पशु और पक्षियों से बहुत ही लगाव था। उन्होंने बहुत से पक्षी भी पाले हुए थे और बहुत से पशु भी पाले हुए थे। उन्होंने गिलहरी, हिरन और कुत्ता और उन्होंने बिल्ली, बहुत सारे पशु और पक्षी पाले हुए थे। उनमें से ही एक है ये एक पाठ जो वो खुद मतलब अपने पशु और पक्षियों से संबंधित लिखा करती थी। और ये पाठ जो है वो नीलू नामक एक कुत्ते से संबंधित है, जिसमें उन्होंने इस पाठ को लिखते हुए बताया है कि नीलू जो था वो किस प्रकार का कुत्ता था कि जब सर्दियों में पहाड़ी स्थानों पर जब बहुत बर्फबारी होने से रास्ते रुक जाया करते थे, अवरुद्ध हो जाते थे, बंद हो जाते थे, तब नीलू किस प्रकार से वहां पर रहने वाले लोगों की मदद किया करता था। तो आइए देखते हैं कि हमें भी पशुओं के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और पशु भी हमारे साथ फिर वैसा ही व्यवहार करते हैं। हमें हमेशा पशुओं को समझना चाहिए, उनसे स्नेह की भावना रखनी चाहिए। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। अब लेखिका कहती हैं कि ये जो नीलू है उसकी कथा उसकी माँ से जुड़ी हुई है। अगर हम उसकी माँ की कथा नहीं बताएंगे तो इसकी नीलू की कथा भी अधूरी रह जाएगी। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी, अर्थात जो नीलू था उसकी माँ का नाम था लूसी। हिरनी के समान वेगवती सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग बड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न, अर्थात उन्होंने यहाँ पर जो नीलू है उसकी माँ का पूरा शारीरिक वर्णन किया है कि वो कितनी खूबसूरत थी। उसकी देह एक सांचे में ढली हुई थी, उसका काला रंग था, लेकिन उसके ऊपर भूरे और पीले छोटे छोटे रोम यानी कि बाल थे, और उसकी जो आंखें काली थी, छोटी थी, और कान जो बड़े सजग मतलब हर समय बिल्कुल चेत अवस्था में रहते थे। रोएदार पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, और पीछे के पैरों को छूने वाली रोएदार पूंछ थी। और कुछ उसे ये सब जो था, एक जो खूबसूरती एक पशु के अंदर होनी चाहिए वो सारी खूबसूरती उस लूसी नामक जो है नीलू की माँ थी जो लूसी, उसके अंदर ये सारी विशेषताएं थी। उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था, अर्थात जो दो पहाड़ियों के बीच जो एक पगडंडी होती है, दो पहाड़ियां आपस में जुड़ी होती है और उसके बीच में पगडंडी मतलब केवल जो है इतना रास्ता होता कि आराम से पैदल जाया सके, और थोड़ा मोटर गाड़ी भी एक मार्ग से एक ही अकेले रास्ते से जा सकती थी। तो वो रास्ता जो था वो मोटर स्टॉप यानी बस स्टॉप तक जाता था, और वहां पर जो खाद्य सामग्री थी वो केवल एक ही दुकान पर मिलती थी। और शीतकाल यानी कि सर्दियों में यह रास्ता जो है बर्फ से पूरी तरह ढक जाता था। तब तक दुकान पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी, यानी उत्तरायण यानी उत्तर की तरफ जो लोग रहते थे, और जो बर्फ से वहां पर शीतकालीन समय में जो बर्फ सारे में बिछ जाती थी, उस समय के लोग जो वहां के निवासी थे वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, उनकी कौन मदद करता था, आइए देखते हैं। तो लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। वहां के लोग क्या करते थे, बसें बंद हो जाती थी, बर्फ सारे में छा जाती थी, तो खुद भी नहीं जा सकते थे। तो अब वो क्या करते, जो लूसी थी उसके गले में क्या करते थे, एक थैला बांध देते थे या एक चादर बांध देते थे, और उसके साथ एक सूची, एक स्लिप रख देते थे, और उसे दुकान से सामान लाने भेज देते थे। बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान पर पहुंच जाती है। अब लूसी क्या करती थी कि जितनी भी रुकावटें रास्ते में आती थी उन्हें
सब रुकावटों को लांग करके वो क्या करती थी, दुकान पर पहुंच जाती थी। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ पर बांध देता। अब सब उसकी आदत से वाकिफ थे, सब उसकी आदत को पहचानते थे और वहाँ के लोगों को वहाँ के वातावरण के विषय में भी पता था। तो वो क्या करता था कि दुकान उसके गले से पर्ची निकाली और दुकान का सामान बांधा, एक गठरी बनाई और उसकी पीठ पर बांध दिया या उसके गले में बांध दिया। और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती थी। अब लूसी क्या करती थी, सारा सामान लेकर के लौट आती थी। किसी दिन दो से कई बार आना जाना पड़ता था और कई बार तो ऐसा होता था उसे एक एक दिन में कई बार आना जाना पड़ता था। कभी कोई कुछ मंगा रहा है, कभी कोई कुछ मंगा रहा है, तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था। पर लूसी को मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं होती। पर लूसी ने भुलक्कड़पन की लोगों को याद नहीं रहता था कि अभी हमें ये भी चाहिए, तो जा लूसी ये ला दे, जा लूसी ये ला दे। तो इस बात की कभी लूसी ने किसी से शिकायत नहीं की थी। पशु को भी गुस्सा तो आता है, लेकिन लूसी ऐसी नहीं थी। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। अब वो क्या करती थी, तीर की तरह दुकान की तरफ बढ़ देती थी। उसको पता था कि जैसे ही मेरे गले में कपड़ा या थैला बंधा, मुझे कहाँ जाना है। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भोटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। अब क्या हुआ कि अधिक ऊंचाई पर जो बर्फ के का स्थल था, वहां से भोटिया कुत्ते बहुत बड़े होते हैं, बहुत देखने में ना बहुत भयानक से लगते हैं। तो वो अब क्या हुआ, एक बच्चा जो था, लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा शीत यानी सर्दी के कारण मर गया, किंतु उनमें से जो एक शीत बचा था है, दूसरा जो उसे ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। अब एक बच्चा जो बच गया था, छोटा सा पपी था, वो बच गया। तो अब उसको सर्दी तो लगती थी, लेकिन वो उससे जूझने लगा, उसी माहौल में पलने बढ़ने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान पर आने जाने लगी। अब 4-5 दिन का वो छोटा सा पपी था, कुत्ता था, उसे छोड़ करके लूसी फिर से वहाँ के लोगों के कार्य में लग गई। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही ना सकी। झुटपुटा मतलब एक शाम थी सर्दियों की, झुटपुटा मतलब अंधेरा होने को था, दिन ढलने को था, पूरी तरह रात भी नहीं हुई थी और पूरी तरह दिन भी नहीं ढला था। लूसी दुकान पर ही गई थी और फिर वो वापस नहीं आई। शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण, शीतकाल में घ्राण शक्ति यानी कि सूंघने की शक्ति, घ्राण शक्ति किसको कहते हैं, सूंघने की शक्ति। तो वो जो शीतकाल में भाई हम लोगों को भी जुकाम वगैरह हो जाता है ना, तो ऐसे ही जानवरों को भी हो जाता है। तो कुंठित मतलब जो है सूंघने की शक्ति कुत्तों की बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ वो कम हो गई थी। तो एक लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। अर्थात कुत्ते जो होते हैं लकड़बग्घों के आहार बन जाते हैं, क्योंकि वो उनकी खुशबू को नहीं सूंघ पाए। तो लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, अर्थात लूसी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो लकड़बग्घे की खुशबू को सूंघ नहीं पाई, उसे पहचान नहीं पाई और उसका निवाला बन गई, अर्थात उसका आहार बन गई। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं था। अब 4-5 दिन का बच्चा था, वो तो कुछ जानता ही नहीं था लूसी कितना काम करती थी। सभी लोग वहाँ पर लूसी के लिए रोए, लेकिन वो बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं था, इसलिए वो रोया ही नहीं। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी। अब 4-5 दिन का बच्चा था, एक दिन पहले ही उसने अपनी आंखें खोल के संसार को देखा था कि ये संसार कैसा है। अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगता था। मतलब वह क्या करता था, केवल उसको ये पता था कि जब मेरी माँ आएगी तो वो मुझे दूध पिलाएगी। तो वो अगर माँ नहीं होती थी और उसे भूख लगती थी तब तो वो रोता था, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं जानता था। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता। अब जब लूसी चली गई, लूसी मर गई, तो दुग्ध चूर्ण अर्थात जो पाउडर वाला दूध आता है, उसी दूध से दूध बना करके उस बच्चे को पिलाया जा रहा था। पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता खोजता। अब रजाई भी उड़ाई गई उसके हिसाब से, लेकिन जो माँ के गर्माहट होती है, जब माँ बच्चे को अपने सीने से लगा करके सुलाती है, तो वो जो गर्माई थी वो उसको खोजता रहता था, क्योंकि लूसी ऐसे ही उसे अपने साथ सुलाती थी। तो और न उसकी वो गर्माई ना पाने पर रोता चिल्लाता रहता था। अब लूसी उसे नहीं मिलती थी तो वो रोता चिल्लाता रहता था। अंत में हमने
तो उसे कोमल ऊन और अध बुने स्वेटर की डलिया में रख दिया। अब लोगों ने वहाँ क्या किया, कोमल सी ऊन के बुने हुए मतलब डलिया में ऊन का एक स्वेटर रखा और उसमें उसे रख दिया, जहाँ वह माँ के सामीप्य सुख के भ्रम में सो गया। अर्थात वो स्वेटर जो उसके सीने से लगता था तो ऐसा लगता था जैसे उसकी माँ उसके पास है, तो वो उसके मतलब भुलावे में आकर के वहीं पर सो जाया करता था। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। अब उस डलिया में वो कैसा लगता था, जैसे वो ऊन की गेंद है, क्योंकि चारों तरफ उसको वो ऊन का जो अधबुना स्वेटर था वो घेरे रहता था और ऐसा उसे प्रतीत होता था कि मेरी माँ ही मुझे अपने सीने से लगाए हुए सो रही है। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। अब लेखिका कहती है कि जब मैं प्रयाग यानी के कहाँ पर, इलाहाबाद लौटी, तो मुझे उसे भी साथ में लाना पड़ा। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार का धूप छाई हो गया था। अर्थात जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके जो रोम मतलब जो उसके बाल थे वो भूरे, पीले और काले रंग से थे और उन सबसे मिलकर के एक बहुत ही सुंदर रंग बना था। और वो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे धूप में है तो वो चमक मारता था, धूप छां जैसे हो जाता है तो वैसा रंग बना था। धूप पड़ने पर एक की झलक मिलती थी, छां में दूसरे की। धूप जब पड़ती थी तो एक रंग की झलक अलग आती थी और छां में दूसरे की, और दिए के उजाले में तीसरे की। अर्थात उसका जो रंग था वो बार बार परिवर्तित सा होता हुआ लगता था। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। उसके कानों की चौड़ाई में नुकीलापन था और कुछ नयापन था। नवीनता मतलब कुछ नयापन था। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था। उसका जो सिर था वो अन्य कुत्तों से बड़ा और चौड़ा था। और लंबोतरा यानी कि लंबाई में बना हुआ उसका सिर था। पर सुडौल, लेकिन उसका जो सिर था वो एकदम सुडौल था। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त, अर्थात जो उसकी पूंछ थी वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी, जैसे सघन और रोमों यानी के बालों से युक्त थी। पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी, लेकिन उसकी जो पूंछ थी ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी और कुंडलीदार थी। लेखिका ने यहाँ पर उसकी एक एक चीज़ का वर्णन बहुत ही सुंदरता से किया है। उसकी पूंछ, उसकी आंखें, उसके कान, उसका मुख, किस प्रकार की बनावट उसके शरीर की, पूरा वर्णन किया है। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे। अब पैर जो थे वो अल्सेशियन कुत्तों के समान बड़े लंबे थे और पंजे भोटिये के समान मजबूत, और जो उसके पंजे थे वो भोटिये कुत्ते के समान मजबूत थे। चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे, और जैसे भोटियों कुत्तों के पैर होते हैं चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से, वैसे ही उसके भी पैर थे। ऊन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था। जो उन गोल और काली आंखें थी तो उनका रंग जो था शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरल सुनहला हो जाता था। जो धूप में जब वो खड़ा होता था तो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे पिघला हुआ शहद हो, और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। और छाया में कैसा लगता था, जैसे जब शहद जम जाता है तो ट्रांसपेरेंसी, जैसे पारदर्शी हो जाता है, इस प्रकार की उसकी आंखों का रंग था। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। आकृति में तो उसकी बहुत सुंदर था, तो आकृति में तो विशेषता थी, लेकिन उसके स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को वह एक छलांग में पार कर लेता था। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में ही पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता। अगर रात्रि के समय बिल्कुल सन्नाटे में वो भौंक रहा है तो सारा वातावरण जो होता है वो कंपित यानी कांपने लगता था, वो इतनी तेज भौंकता था। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले, किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अलभ्य दर्भ से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा था। मतलब कि लेखिका कहती है कि मैंने बहुत कुत्ते पाले हैं, लेकिन उसके जैसा कुत्ता मैंने केवल नीलू ही देखा है। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता तक नहीं था। अब लेखिका कहती है कि मैंने बहुत से कुत्ते पाले हैं, लेकिन नीलू जैसा अपना कहते हैं ना कि आत्मसम्मानी, वो मैंने केवल उसी को देखा था कि अगर उसका कितना भी प्रिय खाद्य पदार्थ उसे दिया जाए, लेकिन उसे दुत्कार के दिया जाए या उसकी अवज्ञा करके दिया जाए तो वो उसे देखता तक नहीं था। वो मतलब अपनी आत्मसम्मान का बहुत ही प्यारा था।
अब खाना तो दूर की बात थी, यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता तो बिना मनाए वह मेरे सामने ही नहीं आता था। अब लेखिका कहती है कि अगर उसे झिड़क दिया तो वो लेखिका को जब तक उसे नहीं मना लेती तो वो सामने भी नहीं आता था। विगत 12 वर्षों से उसके बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा। अर्थात जो 12 वर्ष का जब वो हो गया तो 12 वर्षों से उसका जो है स्थान उठने बैठने का जो लेखिका का बरामदा था वही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर पोर्टिको के सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता था। वो उसकी ऊपरी सीढ़ी पर बैठ जाता था और जो चौड़ी सीढ़ी होती है उसको पोर्टिको बोलते हैं, उस पर बैठ करके वो आने जाने वालों को, जो टेरिस सी होती है ना, उस पर बैठ करके वो आने जाने वालों का निरीक्षण किया करता था। मुझसे मिलने वालों में वह प्रायः सबको पहचानता था। जितने भी लोग लेखिका से मिलने आते थे नीलू सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित हो आया हुआ देख करके, कोई भी विशेष परिचित अगर आया हुआ देख करके वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता। कोई विशेष इंसान अगर लेखिका के घर आता था तो वो धीरे धीरे दरवाजे के पास खड़ा हो जाता था। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। अगर कोई भी परिचित आता था, विशेष रूप से लेखिका का नाम लेता था, तो वो उनके कमरे में आता था और लेखिका को पता चल जाता था कि कोई ना कोई मित्र आया है, तो कोई ना कोई उनसे मिलने आया है, तो मुझसे मिलने आ रही हूँ इसकी सूचना वो मुझे दे देता था। सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जाकर के बैठ जाता था। जब लेखिका कहती थी कि आ रही हूँ तो वो क्या करता था, ये बात सुनता था और अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाता था कि लेखिका को पता चल गया है कि कोई उनसे मिलने आया है। कुत्ते भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि पहचानते हैं। कुत्ते क्या करते हैं, भाषा नहीं जानते, वो केवल ध्वनि ही पहचानते हैं। ध्वनि के द्वारा ही उन्हें आभास हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता था। नीलू जो था उसका जो ध्वनि ज्ञान था वो बहुत गहरा था, वो बहुत गहराई से ध्वनियों को समझता था। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वो किसी भाषा जानने वाले से बात कर रहा है। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह दे कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी, अर्थात गुरुजी किसके लिए कहा गया है, गुरुजी कहा गया है या लेखिका के लिए, तो अगर कोई उससे रास्ते में कह दे कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी, तो नीलू तो वह विद्युत गति 4 दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता था। वो नीलू क्या करता था, जैसे ही उसे पता चलता था कि हाँ गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही हैं, तो नीलू आकर के एकदम से क्या करता था, उनकी 4 दीवारी के पास आकर के खड़ा हो जाता था। फिर कोई काम नहीं आ जाओ कहने से पहले वह मूर्तिवत एक स्थिति में ही खड़ा रहता। अर्थात जब तक कि कोई काम उनसे, जब तक लेखिका कह नहीं देती कि कोई काम नहीं है जाओ, तब तक वो वहाँ पर मूर्ति के समान, मूर्तिवत मतलब मूर्ति के समान ही खड़ा रहता था। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती थी। अब लेखिका कहती है कि मैं कई बार ऐसा होता था कि मैं उसकी उपस्थिति को जान ही नहीं पाती थी कि नीलू यहाँ पर आकर के खड़ा हो गया है, और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता था। अब नीलू क्या करता था, लेखिका चाहे देखे या ना देखे, नीलू को पता रहता था, वो एज इट इज़ बिना हिले डुले वहाँ पर खड़ा रहता था। हिंसक और क्रोधी भोटिये जो होते हैं, बाप और आखिर प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। अब लेखिका आगे कहती हैं कि भोटिये कुत्ते जो होते हैं वो बहुत हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जो है कुत्ते जो है शिकारी भी होते हैं। जो भोटिये कुत्ते होते हैं वो शिकारी भी होते हैं, आखेट प्रिय होते हैं, और अल्सेशियन माँ जो कि बहुत ही सुंदर होते हैं। ऐसे माता पिता से भी जो है जन्म लेकर के उसके अंदर ऐसे कोई क्रोध स्वभाव, ऐसी कोई हिंसा की प्रवृत्ति नहीं थी, मतलब वो हिंसक नहीं था। 13 वर्ष के जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मरते हुए नहीं देखा। अर्थात 13 वर्ष तक वो जीवित रहा, लेकिन इतने समय में भी लेखिका ने किसी पशु पक्षी पर उसे झपटते हुए या उन्हें मारते हुए नहीं देखा। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सब देखने वालों के लिए एक आश्चर्य की घटना थी। अर्थात उसका यह स्वभाव सबके लिए बहुत आश्चर्यजनक था कि एक कुत्ता है और उसने आज तक किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्रायः गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेती थी। मुझे उनके परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता था। अब लेखिका कहती है कि रोशनदानों में गौरैया जो चिड़िया होती हैं वो घोंसला बना लेती थी,
तो लेखिका कहती है कि मुझे उनके घोंसले जो है वो मेहनत से इतना बनाती हैं, अपने परिवार को वहाँ लाती हैं। तो लेखिका कहती है मुझे उनके घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता था। अतः कालांतर से उनमें अंडों और पक्षी शावकों की सृष्टि बच जाती थी और धीरे धीरे उनमें जो है पक्षियों के अंडे और उनका जो पूरा पक्षी शावक यानी कि उनके जो बच्चे होते थे उनका संसार बस जाता था, यानी उनका परिवार बस जाता था। कुछ कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही वे पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। अब क्या होता था, जब उन छोटे छोटे चिड़ियों के अंडों में से जब वो शावक बाहर आते थे और उनमें जब पंख निकलने होते थे तो जो वो चिड़िया के बच्चे होते थे वो उड़ तो पाते नहीं थे और वो वहाँ घोंसलों में से नीचे गिरने लगते थे। इतने इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। अब नीलू क्या करता था कि जैसे उनके वो पक्षी गिरते थे तो नीलू बहुत ध्यान से उनकी पहरेदारी करता था और उनकी देखभाल पूरी तरीके से करता था। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। अब कुत्ते बिल्ली तो क्या करते हैं, वो जो अंडे होते हैं वो खा लेते हैं, लेकिन नीलू ऐसा था कि वो हमेशा उनका ध्यान रखता था और उनकी पहरेदारी करता था और नीलू के डर से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन अंडों तक पहुंचने का साहस भी नहीं करता था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। अब नीलू क्या करता था, भाई डॉगी के तो हाथ भी नहीं होते, ऐसे नहीं होते। अब नीलू क्या करता था, उन्हें अपने मुंह में रखता था और लेखिका के पास ले आता था कि जिससे कि कोई उनका आहार मतलब कोई उन्हें खा ना सके। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था ना कर लेती तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उन्हें मुंह में दबाए खड़ा रहता या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। जब तक लेखिका सीढ़ी लगाकर उस पक्षी को अंदर घोंसले में नहीं रखवा देती तो नीलू जो था वो या तो मुंह में दबाए उन्हें खड़ा रहता था शांत से, या लेखिका को सौंप करके वो उनके घोंसले में रखने की प्रतीक्षा में खड़ा रहता। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर खरगोश आदि को दाना देने निकलती तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात मुझे दरवाजे पर ही मिलता। अब जब सर्दी हो या बरसात हो कोई भी हो, लेखिका जो है दाना देने निकलती थी अपने मोर को खरगोश को, तो चाहे जाड़ा हो या बरसात नीलू उन्हें दरवाजे पर ही मिलता था और मेरे साथ साथ ही घूमता रहता था। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। पक्षियों का जो कक्ष था जिससे कि वो उड़ ना जाए, 2 फुट जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण करता रहता। नीलू क्या करता था कि अपनी गोल गोल आंखों से देखता था कि भाई कौन क्या कर रहा है, और उनका निरीक्षण करना मतलब यही जांचता रहता था कि कौन क्या कर रहा है। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठ कर पहरेदारी का कार्य करता था। अब वो क्या करता था कि गर्मियों में तो लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठ जाता था और उन सबकी रखवाली का कार्य करता था। रात में कई कई बार वह पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता। नीलू बहुत सतर्कता से अपना कार्य करता था। रात में उन पक्षियों की देखभाल करना, कंपाउंड के चक्कर लगाना, यह कार्य उसका रहता था। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद रहते थे। अब खरगोश जो है वो बिल, चूहे जो खरगोश होते हैं वो बिल खोदने में बड़े माहिर होते हैं, तो वो क्या करते थे, लंबे और द्वार वाले बिल खोद लेते थे। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जाने लगे। अब लेखिका कहती कि उनके जो खरगोश थे उन्होंने क्या किया, नीचे धरती में बिल खोदने शुरू करे और दूसरे के कंपाउंड तक वो बिल खोदते चले गए। उनमें से कई जो इस अभियान में अगुआ थे जंगली बिल्ले द्वारा मार दिए। अब जो कई खरगोश तो ऐसे थे जो मतलब सुरंग खोद रहे थे। अब वो जब दूसरे के कंपाउंड में मिल गए तो वहां पर एक जंगली बिल्ला था, उनके द्वारा वो मार दिए गए। अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोशों में सभी को बिल्ले का आहार बन जाना पड़ता। अब एक के बाद एक निकलता जा रहा था और वो बिल्ले का आहार बनते जा रहे थे, किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर 4 दीवारी के पार देखा होगा। अब नीलू इतना समझदार था कि उसने देखा कि इसके पीछे पत्तियों की सरसराहट के पीछे क्या हो रहा है। उसने देखा, उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया। अब उसने क्या देखा कि खरगोशों के ऊपर कोई संकट आया हुआ है, उसने उन्हें पहचान लिया।
उसके जो है कूद कर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया। अब जैसे ही नीलू ने देखा कि हाँ खरगोशों के ऊपर संकट है, वो चार दीवारी दूसरे लॉन में कूद गया। उसे देखकर बिल्ला भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस में भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। अब उसने खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए कि वो खरगोश जो है दूसरे कंपाउंड में ना निकल जाए, वो नीलू जो है वहां पर पहरेदारी करता रहा, ओस में भीगता रहा और उनके द्वार पर खड़ा रहा। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, और ये जो काम उसने किया वो नीलू को बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि उसे सर्दी लगने से न्यूमोनिया हो गया था। ये एक बीमारी होती है जो सर्दी से होती है, बेटा फेफड़ों में हो जाती है। तो कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट भी उसे झेलना पड़ा, और वह शांत भाव से कड़वी दवा भी पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा। लेखिका क्या कहती है, वो तो बीमार पड़ गया, अब लेखिका का मोटर दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्हें वहीं से अस्पताल जाना पड़ा। तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे ना जाने कैसे सब पता चल गया। अब लेखिका अस्पताल में थी, तो उनके जो सब जानकारी के लोग थे, सब क्या कर रहे थे, चादर, कंबल सब कुछ हड़बड़ी में अस्पताल ले जा रहे थे, और उसे ये सब पता चल गया, नीलू को, उसे आभास हो गया नीलू को कि हाँ कोई ना कोई परेशानी वाली बात है। सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे। जब 3 दिन तक उसने कुछ न खाया ना पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। जब वो भूखा प्यासा रहने लगा तो डॉक्टर से अनुमति लेकर के उसे लेखिका के पास अस्पताल में लाया गया। मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूमकर देखने के बाद वह मेरे सामने ही ज़मीन पर बैठ गया। जब उसने लेखिका को तसल्ली से देख लिया तो वो लेखिका के सामने ही ज़मीन पर बैठ गया। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल ना ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। अब वो क्या करता, अनशन आरंभ कर देता अगर उसे नहीं ले जाया जाता। इसलिए अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा। अब वो लेखिका के मिलने वालों में गिना जाने लगा। डॉक्टर, नर्स, सभी से वह परिचित भी हो गया। जितने लोग वहां आते जाते थे सभी से वह परिचित हो गया। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला। नीलू को क्या 14 वर्षों का जीवन मिला था, और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। लेखिका कहती है कि जब तक उसकी मृत्यु हुई वो लेखिका के पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो ऐसा अब तक कोई नहीं रहा। मतलब कि कोई भी बहुत जीव जंतु है, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो, केवल वो नीलू ही था। कि लेखिका को चिंता होती थी कि कहीं नीलू बुरा ना मान जाए, ऐसा अभी तक कोई नहीं रहा, केवल नीलू ही रहा। तो महादेवी वर्मा ने इस पाठ के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से कि पशुओं के अंदर भी संवेदनाएं होती हैं, पशु भी जैसा हम उनके साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही पशु भी हमारे साथ व्यवहार करेगा। इस बात को बहुत ही सुंदरता से दर्शाया है। उनका एक पाठ गिल्लू और सोना भी इसी चीज को दर्शाते हैं। तो आइए अब हम इस पाठ से संबंधित जो है अपना अभ्यास कार्य करते हैं। तो देखते हैं कि इस अभ्यास में लेखिका ने हमसे क्या बातें पूछी हैं, क्या प्रश्न पूछे हैं, और इन प्रश्नों को हम OMR शीट पर करेंगे। डलिया में लेटा हुआ नीलू कैसा लगता था? रूई के समान, खून की गेंद के समान, छोटे बच्चे के जैसा, या चांद के समान? आइए अब इस पाठ से संबंधित हम अपने एक्सरसाइज को करते हैं। तो इसमें हमें OMR शीट पर भरना है। तो पहला प्रश्न है कि डलिया में लेटा हुआ नीलू कैसा लगता था? तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, रूई के समान, खून की गेंद के समान, छोटे बच्चे जैसा, या चांद के समान। तो इसमें लिखा है ऊन की गेंद के समान। तो हम जाएंगे इसके बी ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पर हम करेंगे बी को रंगेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, नीलू को निमोनिया क्यों हो गया था? रात भर भीगने के कारण, सर्दी के कारण, बाहर रखवाली करने के कारण, ठंडे पानी में नहाने के कारण। अर्थात किस लिए हो गया था भाई? रात में वो ओस में भीगा था, सर्दी भी लगी थी और बाहर रखवाली भी कर रहा था। कारण तो तीनों दिए गए हैं इसमें, लेकिन सही मायने में इसका उत्तर है कि रात में ओस में भीगने के कारण उसे सर्दी लग गई थी। तो हम इसमें भी जाएंगे बी ऑप्शन के साथ कि सर्दी के कारण। तीसरा प्रश्न है, नीलू कुल कितने वर्षों तक जीवित रहा? 12 वर्षों तक, 13 वर्षों तक, 14 वर्षों तक, या 20 वर्षों तक? तो नीलू जो है लेखिका के पास पूरा 14 वर्षों तक जीवित रहा।
तो हम इसमें जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। इसके बाद आता है नीलू पक्षी शावकों की रक्षा कैसे करता था? पिता की भांति, पहरेदार की भांति, एक माँ की भांति या एक सिपाही की भांति? तो नीलू जो पक्षी शावकों की जो रक्षा करता था वो पहरेदार की भांति करता था। इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। तो ये तो हुआ हमारा पाठ से संबंधित अभ्यास। ये भी आपका पाठ से संबंधित अभ्यास है। ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जन्म से मृत्यु तक नीलू मेरे पास ही रहा, अर्थात लेखिका ने बताया कि 14 वर्षों का उसे जीवन मिला था, तो नीलू उनके पास 14 वर्ष तक रहा था, अर्थात जन्म से मृत्यु तक नीलू मेरे पास ही रहा। डॉक्टर से सलाह लेकर, लाकर नहीं लेकर उसे अस्पताल लाया गया। को सर्दी लगने से निमोनिया हो गया, अर्थात नीलू को सर्दी लगने से निमोनिया हो गया। खरगोश सुरंग खोदते खोदते पड़ोस के कंपाउंड में जा निकले। वह चारों ओर घूमने के बाद वह मेरे सामने ही जमीन पर बैठ गया। ये तो थे हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति। अब आइए हम करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, लूसी किस जाति की थी? लूसी अल्सेशियन जाति की थी। कुत्ते कौन सी भाषा जानते हैं? कुत्ते ध्वनि की भाषा जानते हैं, यानी ध्वनि जानते हैं। नीलू के बीमार होने पर लेखिका ने क्या किया? नीलू के वे बीमार होने पर लेखिका ने उसे अस्पताल में दिखाया, उसे कड़वी दवाइयां और इंजेक्शन भी लगवाए। अभिमान शब्द से आप क्या समझते हैं? अभिमान शब्द का अर्थ होता है गर्व, अर्थात कोई भी कार्य करने के बाद जब हमें घमंड आता है उसे क्या कहते हैं? तो अभिमान शब्द का अर्थ है गर्व। सर्दी लगने पर नीलू को कौन सी बीमारी हो गई थी? सर्दी लगने पर नीलू को न्यूमोनिया नामक बीमारी हो गई थी। अब यहाँ पर आता है भाषा से संबंधित अभ्यास। तो आइए देखते हैं, दिए गए समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। आना जाना, यहाँ पर आपको समास विग्रह करना है आना या जाना। धूप छांव, धूप और छांव। रोना चिल्लाना, रोना और चिल्लाना। जीव जंतु, जीव तथा जंतु। चार पांच, चार और पांच या चार या पांच। पशु पक्षी, पशु और पक्षी। ये तो हो गया हमारा समास विग्रह। अब देखते हैं दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। सु, सुदृढ़, सुपुत्र, ठीक है। अ से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं बेटा, सोच सोच करके यहाँ पर आप लिखेंगे। अब यहाँ पर हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, ये है दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। पहला है शब्द सु, सु से होता है सुदृढ़, सुपुत्र। अ से आपका अथाह और आपका आ जाता है अटल, सम, संयम, संकीर्ण, ये दो शब्द बनते हैं। ला, लाचार, लालायित, कु, कुपुत्र और कुसंगत, अन, अन से बन गया अनपढ़ और अनदेखा। आ, आजन्म और आजन्म हो गया और आंकलन हो गया। अब से हो गया आपका अवज्ञा, अवगुण। ये तो हुआ हमारा ये उपसर्ग। दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अब यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, 2 3 4 5। इन शब्दों का हमें एक शब्द लिखना है, यानी कि वाक्यांशों के लिए शब्द लिखना है। तो पहला है बर्फ से ढका हुआ। तो इसमें आ सकता है बर्फाच्छादित हो सकता है या बर्फीली, ठीक है। खाने की सामग्री, खाद्य पदार्थ या खाद्य तेल। सूंघने की शक्ति, घ्राणा शक्ति। सोने का रंग, सोने के रंग का यानी कि पीला। चित्र के समान जैसा, चित्र, मित्र के समान जैसा, मैत्री, ठीक है। ये सारे शब्द आपके इसमें बहुत अच्छे से आ जाएंगे। हिंदी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज शब्दों का मिश्रण है। तो आइए देखते हैं कि कौन से शब्द तत्सम होते हैं, कौन से तद्भव, देशज और विदेशज।
जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं जैसे नेत्र और दुग्ध, ये होते हैं तत्सम। और तद्भव जो संस्कृत भाषा से शब्दों का बदला हुआ रूप है जैसे आंख और दूध, ठीक है, नेत्र आ गया या आंख हो गया, दुग्ध का दूध हो गया। देशज जो क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं जैसे पगड़ी और खटिया, क्षेत्रीय भाषा जो हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है, वो जैसे पगड़ी, खटिया, लोटा, खिचड़ी, खिड़की, ये सारे शब्द जो हैं ये देशज शब्द हैं। अब विदेशज शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए जैसे चौक, डॉक्टर, प्लेटफॉर्म, स्कूल और ट्रेन, ये सारे शब्द जो होते हैं ये विदेशी शब्द होते हैं। तो अब इन शब्दों को हम इसमें ये एक हमें अभ्यास दिया गया है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, अब इसमें से आपको छांट करके लिखना है। सबसे पहले हम इसमें से छांटते हैं कि तत्सम शब्द कौन से हैं। तत्सम शब्द जो कि शुद्ध शब्द संस्कृत में से जो आए हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है तत्सम शब्द में द्वार। द्वार शब्द आपका तत्सम है, शत शब्द आपका तत्सम है, और आपका भ्राता शब्द आपका तत्सम है, और कूप शब्द भी आपका तत्सम शब्द है। इसके बाद आता है आपका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द आपका आ जाएगा दूध, गेहूं, 5 और हाथी, ये आपके आ गए तद्भव शब्द। देशज शब्द आपके आते हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाते हैं, लुटिया, पगड़ी, कुटिया और खटिया, ये आपके आते हैं देशज शब्द। इसके बाद आते हैं विदेशज शब्द। विदेशी शब्द कौन कौन से हैं? आपका आलपिन, रबर और आपका बाल्टी और फ्रॉक, ये आपके आ जाते हैं विदेशज शब्द। ये है आपका पठित गद्यांश। तो पठित गद्यांश आपको स्वयं पढ़ करके उसके प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसके बाद आता है हमारा दिए गए शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे कुंडलीदार, पारदर्शी, निरीक्षण, अलभ्य, स्वभाव, इन शब्दों को आपको स्वयं ही अपने वाक्य में प्रयोग करना होगा। जैसे कुंडलीदार, मैं एक आपको वाक्य बताती हूँ किस तरीके से बनाएंगे। कुंडलीदार, ये सड़क तो बहुत ही कुंडलीदार होती जा रही है, पहाड़ी रास्ते बिल्कुल कुंडलीदार होते हैं। तो इसी प्रकार से आपको अन्य शब्दों का भी वाक्य बनाना है। तो आज का पाठ हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में मैं फिर आऊंगी आपके लिए एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।